ओम शांति। प्रथम सत्र में आप सभी ने राजयोग का विषय सुना। आज सवेरे अभी का जो सत्र है उसी के लिंक में ये सत्र है। बहुत सुंदर अभी आपने एक गीत सुना कि अपनी चिंतन की धारा को बदल दो, जीवन का रूप बदल जाएगा और बहुत सुंदर जीवन महसूस होगा। द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। जागृति हर एक के अंदर है, परंतु ये पॉजिटिव थिंकिंग कौन करता है, कहां से होता है, और अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चलता तो उसका कारण क्या है और उसको खत्म करने की विधि क्या है, ये अभी के इस सत्र में हम देखेंगे। आज सवेरे के सत्र में आपने जब आत्मा की वास्तविकता देखी तो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बताया गया, और वो सूक्ष्म शक्ति है जिसको कहा मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 आत्मा के साथ ही शरीर में भी प्रवेश होती है और तीनों आत्मा के साथ ही इस शरीर से चली जाती है। वो मन क्या चीज है? मन है आत्मा की संकल्प शक्ति का दूसरा नाम, जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी है हम सबके भीतर, जिसको आत्मा कहा, उसका स्थान है और उसका कार्य है विचार चलाना। मन जितने भी विचार चलाते हैं मन के अंदर चलते हैं, और वो विचारों के आधार पर हमारी मानसिक स्थिति बनती है। मन के और भी कर्तव्य है, खाली सोचना नहीं है। हमारे भीतर जो भी फीलिंग्स आती है, महसूस जो हम कर सकते हैं एक एक विचारों को, चाहे वो अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, वो महसूस भी मन करता है। नए नए विचारों को क्रिएट करना, जो रचनात्मकता है, वो भी मन के अंदर समाई हुई है। मन काफी कुछ इमेजिन भी कर सकता है, रचनात्मकता के साथ साथ बहुत कुछ देख सकता है, और उसके अंदर ही इच्छा शक्ति समाई हुई है। जब भी मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, ये करे ये न करे, तो ये इच्छा शक्ति भी मन के पास ही है। स्मृति जो है वो भी हमारे मन के अंदर है, कि जो यादाश्त है, कई बातों के जो पूर्व अनुभव है, ये अनुभव को जब याद करने का प्रयत्न करते हैं, ये याद करने की शक्ति भी मन की है, और साथ ही साथ अनुभव करने की शक्ति भी मन के पास है। तो मन के खाली एक ही सोचने का कार्य नहीं है, लेकिन सोचने के साथ साथ ये सारी क्रियाएं भी मन की शक्ति की है। इसीलिए मन एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मा का अंग कहो या आत्मा की सूक्ष्म शक्ति कहो, मन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। तभी तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में भी यही कहा कि आत्मा का शत्रु और मित्र अगर है तो वो मन है। जब मन मित्र बन जाता है तो मन अच्छे से अच्छा अनुभव करा देता है, लेकिन जब वो नकारात्मक चिंतन करके अपना शत्रु बन जाता है, तब भी हम अपने आप में बहुत हीनता की भावना को महसूस करते हैं। जीवन में कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो भी उसी कारण से। तो इसलिए मन को मित्र बनाने की कला, जिसको मॉडर्न
लैंग्वेज में कहा आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जब सकारात्मक विचार करेंगे तो जरूर मन अपना मित्र बन जाएगा। वो मन एक तूफानी घोड़े के रूप में दर्शाया है। कई प्रकार की उपमाएं मन के लिए दी गई है। किसी ने कहा मन चंचल है, एक बंदर के जैसा है। किसी ने कहा एक तूफानी घोड़े जैसा है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा एक तूफानी बच्चे जैसा है, चंचलता करता रहता है। ऐसे अनेक प्रकार की उपमाएं मन को दी गई। लेकिन आज हम आपको एक बात बताते हैं कि मन बहुत सुंदर चीज है। मन न तो तूफानी घोड़ा है, न तो चंचल बच्चा है, न तो एक चंचल बंदर है जो उछल कूद करता रहता है। अगर उछल कूद करता है, तूफान मचाता है, तो वो इसलिए क्योंकि हमने मन को समझा नहीं है। जिस दिन हम मन को समझ जाए और उसकी शक्ति को समझ जाए, उसकी क्षमता को समझ जाए, उसके बाद उस मन को चलाना आसान हो जाता है। सिर्फ उसको क्या चाहिए ये समझ लेना चाहिए। जैसे एक तूफानी बच्चा है, खूब चंचलता करता है, तूफान मचाता है, पड़ोसी उसको 10 चीजें देता है तो भी वो मानता नहीं, और भी चीजें उठा उठा करके फेंकता है। लेकिन जब उसकी मां आती है, उसको पता है कि इस बच्चे को इस वक्त क्या चाहिए, ये क्यों तूफान मचा रहा है, उसको वही चीज उठा करके दे देती है। वो चंचलता समाप्त हो जाती है, शांत हो जाता है, क्योंकि मां ने बच्चे की साइकोलॉजी को समझा है। इसलिए उसको वही चीज मिल जाने से वो शांत हो जाता है। हमें भी मन को समझने की आवश्यकता है, और जिस दिन हम मन को समझ जाएंगे कि ये अगर तूफान मचाता है, चंचलता करता है, तो उसको क्या चाहिए, भटक रहा है तो क्यों भटकता है, किस खोज में भटक रहा है, और अगर उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी तो मन शांत हो जाता है। मन इतना सुमन बन जाता है, श्रेष्ठ मन बन जाता है, बहुत अच्छा अनुभव कराता है। मन को तूफानी घोड़ा इसलिए कहते हैं कि मन के विचारों की गति जो है बहुत तीव्र है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी उसके मन के अंदर 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं। सोचने की बात है, अगर 25 से 30 विचार 1 मिनट में आते हो तो 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? असंख्य। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, जिसमें कोई भी स्वार्थ भावना नहीं, जो कोई ना कोई मूल्यों के आधार पर है, अच्छाइयों के आधार पर है, उसको कहते हैं सकारात्मक विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई हीनता की भावना है, स्वार्थ है, उसको लेकर के जब मन के अंदर विचार चलते तो उसको कहते हैं नकारात्मक विचार। तीसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं आवश्यक विचार, जो कर्म से संबंधित है। आज यहां जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार। चौथे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं फालतू विचार, व्यर्थ विचार, कि जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचता है, बीती हुई बातों को चबाता रहता है, उगाड़ता रहता है, और जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए उसको व्यर्थ विचार कहा। न उसमें कोई प्राप्ति है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, बीती हुई बातों से हम सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही सोचते रहने से तो कुछ नहीं प्राप्त होना है, इसलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। थोड़ा सा अगर समय के हिसाब से देखा जाए, सेल्फ एनालिसिस करे, अधिकतर हमारे विचार कौन से चलते हैं? चारों में से नेगेटिव। दूसरे नंबर पर
हाँ, वेस्ट। वेस्ट पहले नंबर पर है नेगेटिव, दूसरे नंबर पर है वेस्ट, तीसरे नंबर पर है नेसेसरी और चौथे नंबर पर है पॉजिटिव। पॉजिटिव एकदम लास्ट हो गया। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, वहां भी बिजनेस हो जाता है ना। और खास करके बिजनेसमैन तो अवश्य ही शायद बिजनेस करते होंगे भगवान के साथ भी। हे प्रभु मेरा इतना कार्य हो जाए तो इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे, प्राइस हम फिक्स करते हैं, ये काम का भाव इतना है, अगर तुमने कर दिया तो मिल जाएगा और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो बिजनेस हो गया ना, एक डील हो गई ना भगवान के साथ। तो भगवान के साथ साथ भी डील होगी तो इंसानों के साथ तो क्या होगा। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर मेरे चिंतन की क्वालिटी मैक्सिमम नेगेटिव और वेस्ट है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी। नेगेटिव विचारों के बाद कभी सुख शांति आनंद का अनुभव होगा नहीं होगा। वेस्ट चिंतन करने के बाद खुशी का अनुभव होगा। इसलिए कहा कि अगर मुझे पॉजिटिव चीजों का अनुभव करना है जीवन में तो उसके लिए मुझे अपनी चिंतन की धारा को बदलना होगा। जो गीत में आपने सुना, अपने चिंतन की धारा को बदलो, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन की क्वालिटी है। जो क्वालिटी आप जीवन में अनुभव करना चाहते हैं विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। पॉजिटिव विचार इसलिए कला है। मैं तो कहूंगी सिर्फ एक कला नहीं है, एक विज्ञान है। इट्स एन आर्ट एंड साइंस। खाली आर्ट नहीं है, ये एक साइंस भी है जिसमें रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करना है ये सभी जानते हैं, परंतु कैसे करना है ये तरीका मालूम नहीं है। कौन सी चीजें हैं जो बीच में बाधा के रूप में आ जाती है जिसके कारण हमारे पॉजिटिव विचार नहीं चलते हैं। विचारों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं बाहर के प्रभाव, बाह्य प्रभाव। भौतिकता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है आज हमारे विचारों को। इसलिए हमारे विचारों की क्वालिटी नेगेटिव ज्यादा हो गई है, क्योंकि बाहर की जो बातें हैं, वातावरण है, समस्याएं हैं, सर्कमस्टेंसेस है, घटनाएं हैं, जो प्रभाव है, भौतिकता है, वो सब हमारे विचारों की क्वालिटी को प्रभावित कर रही है। जितनी ज्यादा भौतिकता विकसित होती जा रही है, आज एक छोटा बच्चे को भी देख लो। छोटा बच्चा भी जब कोई चीज डिमांड करता है अपने माँ बाप से तो भी कैसे डिमांड करता है, मुझे फलानी ब्रांड की ही ये चीज चाहिए। ब्रांड के नाम से डिमांड कर रहा है। इतना विज्ञापनों का प्रभाव उसके मन के ऊपर है कि मुझे यही ब्रांड की चीज चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली है जो उसकी मेमोरी में चली गई है, जो उसकी याददाश्त में चली गई है, जिस कारण वो उसी आधार पर उसको डिमांड कर रहा है। कहने का भावार्थ कि ये बाहरी प्रभाव जो है वो हमारे मन के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं, और जो फिर हमारे भीतर की सिस्टम में चला जाता है, जिस कारण नेगेटिव विचार स्वाभाविक आ जाते हैं। चाहते नहीं है कोई नेगेटिव सोचना, लेकिन चल जाता है। कुछ भी हुआ तो पहला विचार क्या आएगा, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव क्यों नहीं आता है, क्योंकि ऐसा प्रभाव है ही नहीं जो हमारे मन को प्रभावित कर सके। ऐसी कोई बातें ही नहीं है। जो इनपुट जा रहा है वो इनपुट सारा नेगेटिव है। आप किसी के पास भी चले जाओ, किसी के पास बात करने के लिए क्या है, प्रॉब्लम्स। आज ये समस्या आ गई, आज वो समस्या हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। प्रॉब्लम्स ही तो डिस्कस कर रहे हैं, तो वही तो जा रहे हैं। आज
न्यूज़पेपर खोलो, पढ़ो, क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वही जा रहा है। 3 दिन में आप यहां अनुभव करना, क्योंकि सबसे पहला न्यूज़पेपर नहीं मिलता है ना? इसलिए सुबह से आप लोग इतनी स्फूर्ति से टाइम पर पहुंच गए। न्यूज़पेपर अगर कमरे में होता था ना, तो टाइम पर शायद पहुंचते नहीं थे आप। सबसे पहली बात यह है। और सुबह से रात तक आपको जो इनपुट मिलेगा ना, पॉजिटिव मिलेगा। तो फिर 3 दिन में आप अपनी विचारधारा को देखना कैसे बदलती है। और इसीलिए प्रसन्नता, खुशी, लाइटनेस आप महसूस करेंगे, क्योंकि जितनी हमारे विचारों में लाइटनेस है, उतना जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता बनी रहती है, प्रफुल्लता बनी रहती है। लेकिन अगर विचारों में ये चीज नहीं है, उतना भारी हो जाते हैं। नेगेटिव विचार मिलने से टेंशन हो जाएगा। न्यूज़पेपर क्यों नहीं रखते? क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे फलाने जगह ये खबर आई, वो खबर आई, तो टेंशन हो जाएगा। यहां बैठे हैं, लेकिन क्या होगा पता नहीं, वहां क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा है, बिजनेस में कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या वही विचार चल, फिर भारी। तो यहां आने का फायदा क्या हुआ? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई। बिजनेसमैन तो हमेशा फायदे की बातें सोचता है ना। तो यहां आए और यहां भी फायदा न हो तो क्या फायदा? तो इसलिए यहां पर आपको न्यूज़पेपर नहीं, टीवी नहीं मिलेगा, है ना? तो दुनिया में क्या हो रहा है, जो होना होगा ना वो होगा। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, जान करके भी या नहीं जानेंगे तो भी। इसलिए बहुत अच्छी जीवन का एक टेस्ट, बहुत अच्छी जीवन का एक टेस्ट आपको यहां मिलेगा। 3 दिन के अंदर आप अनुभव करेंगे। और ये विचार जो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं, इसी विचारों के आधार पर आप देखेंगे कि किस तरह वो हमारे मन को प्रभावित करते, क्योंकि जैसे विचार वैसी हमारी भावनाएं होंगी। वो तरंग है, और ये तरंग हमारे जीवन के अंदर फैलते हैं कि हमारी पूरी सिस्टम को प्रभावित करते। कौन सी सिस्टम हमारी सिस्टम है? हमारी सिस्टम में ऐसी क्या क्या बातें हैं? तो हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारा दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो भी उसी के आधार पर होता है। नेगेटिव खबरें पढ़ने के बाद चिड़चिड़ापन ही आएगा ना, गुस्सा ही आएगा। जो गुस्सा यहां वहां कहीं ना कहीं तो निकलता रहता है। तो इसीलिए कहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो विचार ही हमारे फीलिंग्स और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके साथ साथ वैसा अनुभव हम प्राप्त करते हैं जीवन के अंदर। वही विचार बार बार चलाते रहने से वैसा अनुभव करने लगते हैं। तनाव का अनुभव कैसा होता है? वैसे विचार बार बार वही सोचते रहो तो तनाव नहीं होगा तो क्या होगा? बार बार वही विचार चलाते रहो तो भय का अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा? अगर भय का अनुभव कर सकते, तनाव का अनुभव कर सकते, तो शांति का अनुभव नहीं कर सकते? सब कुछ विचारों में है। इसलिए कहते हैं विचारों में ऐसी शक्ति है कि आप जो अनुभव करना चाहे वो आपको अनुभव मिल जाएगा। विचारों में वो शक्ति है जो हमारी मनोवृत्ति को वैसी बनाता है। बार बार कोई विचार चलाने से वही हमारी मान्यता बन जाती है, वही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। और वो मान्यताएं फिर सही होने दिखाई देती है कि जैसे सही हो रही है। फिर कहते पता नहीं मैं मानता ही हूं ऐसा ही होगा। अरे मानते क्यों हो? मानना माना बार बार वो विचार चलाना, और वो विचार चलाना माना इतनी एनर्जी देना। इतनी मन की एनर्जी देंगे तो होना ही है। उससे तो पॉजिटिव सोचो तो नहीं होने वाली चीज भी प्रैक्टिकल हो सकती है। अगर नेगेटिव चीज हो सकती तो पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती है। इसलिए कहा विचार एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल यानी अनुभव होगा जीवन में, वैसे आपकी जीवन की क्वालिटी बनती जाएगी। सकारात्मक विचार मन की शक्ति का संचार करता है, नकारात्मक विचार मन की शक्ति को व्यय कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए पॉजिटिव विचारों की आवश्यकता है। हाँ, कोई एक दिन में परिवर्तन नहीं हो जाते हैं विचार, समय अवश्य लगता है, लेकिन थोड़ी धैर्यता हमें अपने आप से रखनी पड़ती है। इसलिए कहा मन को समझने की आवश्यकता है।
तो सबसे पहली चीज जो मन को समझने की बात है कि जो बाहरी प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं वो क्या चीज है? ब्लॉक्स टू पॉजिटिविटी। हमें पॉजिटिव क्यों नहीं बनने देती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पॉजिटिव बनने से रोकती है? बाहरी प्रभाव में ऐसी क्या बातें हैं? तो सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस, शक्ति नहीं, आत्मशक्ति नहीं है, आत्मविश्वास की कमी। और जब आत्मविश्वास की कमी है जीवन में तो पॉजिटिव सोच नहीं चलता है। आत्मविश्वास की कमी माना ही पता नहीं ऐसा हुआ तो, पता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सका तो, पता नहीं ऐसा हो गया तो, ये पता नहीं ऐसा हो गया तो ये आत्मविश्वास की कमी, इसलिए पॉजिटिव विचार नहीं चलता है। दूसरा है पता नहीं दूसरे लोग क्या कहेंगे, किसी ने मेरी निंदा कर दी, किसी ने मेरी टीका कर दी, मैंने ऐसा किया तो, मैंने वैसा किया तो, उसका डर है, इसलिए पॉजिटिव विचार नहीं चलते हैं। यह सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है तो क्या होता है? श्वास एकदम बंद होने जैसा लग रहा है और बेचैनी अनुभव होने लगती है। इसी प्रकार मन के अंदर ये सारे ब्लॉकेज को क्लियर करना है। ये ब्लॉकेज जैसे जैसे आ जाता है तो मन के विचारों का गला भी जैसे घोटने लगता है, इसीलिए पॉजिटिव विचार हमारे चलते नहीं है। तीसरा कारण है कि दूसरे ऐसा कर नहीं रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, मैं कहता हूं उसको ऐसा करो, लेकिन ये पता नहीं क्यों अपनी रीति से चल रहा है। अब यह सबसे बड़ा ब्लॉकेज आ जाता है जो टेंशन क्रिएट करता है ना। चौथा कारण है बीइंग इंटिमेटेड, कि जो आप जहां पर लगाव है वहां के विचार ज्यादा सताते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन ये भी ज्यादा क्रिएट होता है, और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये जब आएगा तो मन पॉजिटिव तो सोच नहीं सकता है ना। और फिर कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मेरे में एक ही कमी है, बस मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एक ही कमजोरी है। अरे ये कमजोरी है तो छोड़ दो। तो क्या कहते हैं, अरे इसके बिना काम कैसे को होगा। यानी जो कमजोरी है, समझते हैं कमजोरी है, ये कमजोरी को जीवन में आधार बना दिया तो जीवन में और कमजोर होंगे या शक्तिशाली बनेंगे? कमजोर होंगे। और एक न एक दिन ये कमजोरी इतनी बढ़ती जाएंगी जो आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता है। इसीलिए आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। ये कमजोरियों को पालो नहीं, अब इन कमजोरियों को क्लियर करो। बीइंग अपसेट, नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, जैसे मन दुख हो गया, किसी ने कह दिया, लग गई बात। अब लग गई तो फिर नेगेटिव चिंतन चालू हो जाता है, इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, बस। और दूसरों की अपेक्षा, अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, कि पता नहीं अब वो मेरे से क्या चाहेगा, ऐसा चाहेगा, और उसकी अपेक्षा के हिसाब से हमने नहीं किया तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, कैसे होगा। ये अनेक प्रकार के ब्लॉकेजेस है जो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार चाहते हुए भी चलने नहीं देता है। इसलिए आज जागृति है, पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए, लेकिन वो दूसरे को सलाह देने तक, है ना। कोई दूसरा नेगेटिव सोचता है ना तो उस वक्त हम उसको कह देते, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना, है ना, उसको सलाह दे दिया। लेकिन जब हम भी नेगेटिव सोचते हैं और कोई हमें कहता है कि भाई तू हमें सलाह दे रहा था, तुम्हें क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हम एडमिट करते हैं कि हाँ हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं तेरी बात ही अलग है, मेरी बात ही अलग है। तेरी बात में तो आज भी मैं कहता हूं तुम नेगेटिव सोच रहा था, गलत था, लेकिन मेरा तो केस ही अलग है ना, इसमें तो मुझे ऐसा सोचना ही पड़ेगा ना, मैं तो वास्तविक सोच रहा हूं। अब उसको वास्तविक कहते हैं, और उसने जो सोचा वो गलत सोचा, और हम जो सोच रहे वास्तविक सोच रहे हैं। इसलिए कहा पॉजिटिव थिंकिंग खाली एडवाइस देने तक,
कि दूसरों को हम बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए एप्लीकेशन नहीं, खुद को भी अप्लाई करना चाहिए, ये हम आवश्यकता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस जिस प्रकार हमें प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए देखा जाता कि सबसे बड़ा ब्लॉकेज, ये सबको अगर सारांश में ले आए, ये सारे ब्लॉकेजेस को सारांश में ले आए, तो ये है इन्फ्लुएंस। द मेन ब्लॉक टू पॉजिटिविटी इज लुकिंग आउटसाइड फॉर हैप्पीनेस। बाह्य स्वरूप में देखते हैं कि खुशी कहां से मिलेंगी, बाहर ढूंढना चालू करते हैं, भौतिकता में ढूंढना, एंड इट इन्फ्लुएंसेस अस एंड वी बिकम डिपेंडेंट। हम उसके शिकार हो जाते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं। बाहर से खुशी ढूंढने का प्रयत्न किया, अब बाहर से खुशी मिलेगी? इसीलिए तो बड़े बड़े महान आत्माओं ने यही कहा, खुशी बाहर नहीं अंदर है, सुख बाहर नहीं अंदर है, शांति बाहर नहीं अंदर है। ये हमारी भीतर की शक्ति है, उसको उजागर करना है, उसको बाहर ले आना है। लेकिन जब हम बाह्य प्रभावों के अधीन हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, तब हमारी खुशी, हमें खुशी मिलती नहीं है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। और इसलिए अधीनता कभी भी खुशी का अनुभव नहीं कराता है, और उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो प्रभावों से, बाह्य भौतिकता के प्रभावों से या कोई भी प्रकार के प्रभाव से, कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं। उसके अधीन हो गए ना, अधीन हो गए तो अपना वजूद खत्म हो गया, अपना अस्तित्व जो होना चाहिए वो नहीं रहा, हम उसके अधीन हो गए, तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए तो दूसरों से रिस्पेक्ट मांगना पड़ता है। प्लीज रिस्पेक्ट मी कहते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि क्या क्या समझते हैं ये अपने आप में, इतना भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और इस तरह से हम रिस्पेक्ट मांगना चालू करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। अरे रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं होती है, रिस्पेक्ट प्राप्त करने की चीज होती है। आप अपने उसमें रहो, अपने अस्तित्व में स्थित रहो, अधीनता में नहीं आओ, तो देखो आपको कैसे मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, अब इतना तो हम ये समझ सकते हैं ना कि भाई हमें ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो होता है ईगो। इसलिए कहा जाता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत कम मार्जिन है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान और अभिमान, दोनों में बहुत कम मार्जिन है। कई बार होता है अपना अभिमान, लेकिन हम समझते हैं ये हमारा स्वमान है। अभिमान किसको कहते हैं और स्वमान किसको कहते हैं? हाँ? अभिमान शब्द दो शब्द से बनता है, अभि और मान। बड़ों का अभिमान क्या है? अब भी मेरी बात मानना चाहिए, मान लिया तो मेरा अभिमान सेटिस्फाई, और नहीं माना तो गुस्सा ना। और छोटे का अभिमान क्या होता है? अब भी मान मिलना चाहिए, हमने इतना जो किया उसकी कदर तो है नहीं, उसके कोई शब्द एप्रिसिएशन के तो है नहीं, और मान मांग रहे हैं कि हम उनकी बात माने। लेकिन मान मिले ना हमको, तो मान मिले, ये अपेक्षा रखना, अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, देने से प्राप्त होता है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप रिस्पेक्ट दो तो आपको स्वतः मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग देने से आपको सहयोग मिलेगा। आप किसी से प्यार से बात करो, आपको प्यार मिलेगा। मैं एक बार एक ट्रेन में जा रही थी, कहीं जाना था मुझे, मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी, दो बच्चे थे उसके, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे। अचानक दोनों में पता नहीं क्या झगड़ा हो गया, छोटे छोटे ही तो बच्चे थे, झगड़ा हो गया, दोनों को वही चाहिए खिलौना।
वो कहे मुझे चाहिए, वो कहे मुझे चाहिए। अब लड़ाई हो गई दोनों की। मां ने वो 5 साल वाले को कहा बेटा इसको दे दो। वो 5 साल वाला पूछता है यही चीज उसको क्यों नहीं कही गई, मुझे क्यों कही गई, इसको कहो मुझे दे देवे। मां ने क्या कहा, आप होते तो क्या कहते, तू बड़ा है। वो मां ने भी यही कहा तू बड़ा है, ये छोटा है, इसको दे दो। 2 मिनट वो बड़ा बच्चा, 5 साल का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 साल का बच्चा सोचता है। सोच करके 2 मिनट के बाद अपनी मां से कहता है मैं तो हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं। देखो उसका लॉजिक बहुत अच्छा था कि क्या जिंदगी भर मुझे चेंज होना पड़ेगा, मुझे उसको देना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, हां कहो अन्याय है, ना कहो तो कहेंगे अभी इसको कहो फिर मुझे दे देवे। अब क्या कहेंगे आप, उसकी जगह होते थे तो क्या कहते थे, हाँ हाँ समझदार। वो तो हर बार ही 2 साल छोटा है, 2 साल तो छोटा ही रहने वाला है ना, तो समझ में तो अंतर ही रहना है ना। लेकिन पहला कौन खेलेगा, नहीं वो नहीं देगा। हाँ दोनों मिलके तो खेलना नहीं है। अब ट्रेन है, चालू ट्रेन है, दूसरा खिलौना है नहीं। और वो बच्चे को एक सवाल उसने पूछा अपनी मां से, और उसका अगर जवाब उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा तभी भी प्रॉब्लम है कि वो अड़ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा। इसीलिए तूफान मचाता है, हमारा मन भी इसीलिए तूफान मचाता है। कैसे डाइवर्ट करेंगे, चालू ट्रेन है, किसमें डाइवर्ट करेंगे आप, है ना। अब उस समय नहीं, खिलौना भी नहीं लेना है, क्या करेंगे, दोनों बच्चे को मार करके बिठा देंगे क्या। अब उस समय हाँ उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुई, उसने जो प्रश्न पूछा ये उसका जवाब नहीं। अब क्या हुआ कि वो मां भी, मुझे भी हंसी आ गई सुन करके उसकी बात को कि देखो आजकल का बच्चा, हमारे समय में अगर हमको कहते थे माँ बाप कि दे दो तो हम सवाल नहीं पूछते थे, दे देते थे। लेकिन आज का बच्चा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना बहुत जरूरी है इस उम्र में, क्योंकि उसी के आधार पर उसका भविष्य बनना है। उस बच्चे को मैंने बुलाया, 5 साल वाले को, मैंने कहा इधर आओ, तेरे को ये खिलौना चाहिए? बोला हाँ चाहिए। मैंने कहा देखना अब भी तेरा भाई तेरे को दे देगा 2 मिनट के अंदर। कहा नहीं देगा। वो जानता था अपने भाई को अच्छी तरह से, कहता नहीं देगा। मैंने कहा और दे दिया तो उसको जरा चैलेंजिंग लगा। मैंने कहा देखना है तेरे को? बोला हाँ देखना है। अब क्या करते, चालू ट्रेन है और तो कुछ था नहीं हमारे पास में। ये हाथ को रब करके मैंने कहा तुम मुझे मारना, अगर मिस किया फिर मैं तुझे मारूंगी। कहा ठीक है। हम लोग खेलने लगे, लेकिन उसका ध्यान खेल में नहीं था, वो छोटा भाई के ऊपर था, वो आता है कि नहीं आता है। और छोटा खिलौना पकड़ के बैठा था लेकिन खेल नहीं रहा था, उसका ध्यान यहां था ये क्या कर रहे हैं। आखिर उसको लगा ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो खिलौना छोड़ा और आ गया। फिर मेरे को कहने लगा मेरे साथ करो ना, है ना। अब क्या हुआ कि वो बड़े ने महसूस कर लिया कि जो चीज मुझे चाहिए पहले मुझे देना होगा। 1 साल के बाद उसकी मां मुझे मिली, मैंने उसको पूछा कैसे हैं आपके बच्चे, ठीक है? कहते अरे बहन जी उस दिन से उसने एक लेसन ऐसा सीख लिया, अब घर में कभी भी कोई खिलौने के लेकर झगड़ा होता है तो वो क्या करता है, दे देता है छोटे को, और जाकर के दूसरा कुछ ऐसा निकालता है कि वो छोटा उसको छोड़ करके वो लेने आता है, तब तक वो लेकर के चला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो इसलिए कहा मांगने से कभी भी मिलेगा नहीं,
देने से मिलेगा, यह संसार का अनादि नियम है। आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए, आप रिस्पेक्ट दो। और इसलिए जब बाहरी बातों से प्रभावित हो जाते हैं तो सबसे पहले खत्म होता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसकी जगह फिर अभिमान की कमजोरी ले लेता है। और ये अभिमान को पूरा करने में हम और भी अधीनता को स्वीकार करते जाते हैं। दूसरी बात जो है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ चॉइस, हमारी फ्रीडम खत्म हो जाती है। उसमें हमारी जो स्वतंत्रता है, दूसरे के अधीन होना, बातों के अधीन होना, चीजों के अधीन होना, माना हमारी अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तो हमारी स्वतंत्रता खत्म होती है और फिर धीरे धीरे नेगेटिव भावनाएं मन के अंदर क्रिएट होना चालू होती। ये है उसका रास्ता, ये है पाथ कि नेगेटिव विचार हमारे मन में क्यों आते हैं। इसलिए प्रभाव में नहीं आओ, क्योंकि जो प्रभाव में आया उसके ऊपर दबाव आएगा, और दबाव आएगा तो तनाव आएगा ही आएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तनाव जब बढ़ा तो अधीनता आ गई। और इसलिए नेगेटिव विचारों की जड़ यही बात है। अब इसको खत्म करना है तो कैसे करें? इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि प्रभाव कौन सी चीजों को खत्म कर देता है, किस तरह हमें गिरती कला की ओर ले जाता है, नीचे उतार देता है, ये विधि या रास्ता बताया है उसका। इन्फ्लुएंस, प्रभावित, जब भी आप किसी के बातों के प्रभाव में आ जाओ, जब भी आप किसी चीज के प्रभाव में आ जाओ, जब भी आप किसी समस्या के प्रभाव में भी आ जाओ, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर एक प्रकार की डिपेंडेंसी आ जाएगी, अधीनता, कि वो व्यक्ति फिर जैसा चाहे वैसा आप करने लगोगे। वो चीज भी आपको अपने अधीन कर देती, आपकी नींद हराम कर देंगी, आपको नींद नहीं लाने देंगी, आपको शांति से बैठना है तो बैठने नहीं देंगी। इस प्रकार की डिपेंडेंसी आपकी आ जाती है। और जैसे डिपेंडेंसी आई तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुआ, स्वमान, स्वाभिमान हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि अधीनता आ गई, अभिमान आ जाता है। और उसके कारण से लेकर के हमारे भीतर और ज्यादा अधीनता को स्वीकार करने लगते हैं, और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, क्योंकि रास्ता मिल नहीं रहा है। एक के बाद दूसरी अधीनता लगातार चलने लगती है, और उसको लेकर के और अधीनता जब जीवन के अंदर आ जाती है तो क्लैरिटी खत्म हो जाती, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ये कंफ्यूज माइंड फिर पॉजिटिव सोचने की क्षमता नहीं रखता है, और इसलिए जीवन के अंदर फिर गलतियां होती है, गलतियों पर गलतियां होती है, गलत डिसीजन ले लेते हैं आप, और जब गलत डिसीजन की भुगतान पड़ती है तो बहुत कठिन महसूस होती है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब वेस्ट होने लगता है। इसलिए इससे हम अपने आप को बचाए, इन प्रभावों से बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अधीनता नहीं तो फिर जब भी कोई घटनाएं आती है, जब भी कोई समस्या परिस्थिति आती है, तो ये घटनाएं परिस्थिति समस्या हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करती है, एक रिस्पॉन्स डिमांड करती है। और जब ये प्रत्युत्तर की मांग करती है तो ये प्रत्युत्तर कहां से निकलता है? अब यहां मान लो कि मेरे प्रत्युत्तर में नेगेटिव इमोशंस आ गए, नेगेटिव भावनाएं आ गई। ये नेगेटिव भावनाएं कहां से निकलेगी? तो हमारे व्यवहार से, बिहेवियर से बाहर आती है, गुस्से के रूप में बाहर आती है। अब ये बिहेवियर जाकर के उस घटना में, उस परिस्थिति में शामिल होता है। तो ये घटना आई, ये घटना आई, ये घटना एक नकारात्मक प्रत्युत्तर क्रिएट करती है, ये प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे व्यवहार को। कैसे हमारे इन्फ्लुएंस के अधीन हो जाते हैं
और इस प्रकार से जब इन्फ्लुएंस करती है हमारे व्यवहार को, ये व्यवहार जाकर उस घटना में, उस समस्या में शामिल हो जाता है। लाइट करना इधर की। हाँ, तो समस्याएं, परिस्थिति, प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं, ये एक प्रत्युत्तर मांग करते हैं। ये प्रत्युत्तर में अगर नकारात्मकता आ गई, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हुई, ये प्रभावित करते हैं हमारे व्यवहार को। जब यहां से निकलती है तो ये व्यवहार जाके उस घटना में, उस परिस्थिति में, उस समस्या में शामिल हो जाती है। तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी। सुलझी तो नहीं। कैसे गलतियों पर गलतियां होती है। अब उलझी, सुलझी नहीं, अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। फिर से उसने प्रत्युत्तर की मांग की, और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा व्यवहार आपका निकला ऐसा, फिर से जाके उसमें शामिल हुआ। उलझी या सुलझी? और उलझी। ऐसे उलझते 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 एक छोटी सी बात, राई जैसी बात पहाड़ बन जाती है। और जितनी बार ये एक विशेष साइकिल में आप चले गए, जितनी बार ये उलझती गई, उतनी बार क्या होता है कि आपके डिसीजंस सही नहीं निकल रहे, आप उसके अधीन ही होते जा रहे हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा, काफी देर के बाद आपको महसूस हुआ कि मेरा प्रत्युत्तर गलत था। थोड़ा सा अगर मैंने शांति से काम लिया होता था तो शायद ठीक होता था, लेकिन अब ईगो आ रहा है बीच में, इसलिए अब शांति से बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर शांति से बात करूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा? आ गया ना लाइन पर, ठीक हो गया ना। तो इसलिए अब शांति से और काम नहीं हो रहा, माना, और व्यक्ति नीचे की ओर ही चला जाता है, उसकी सारी शक्ति नष्ट होती जा रही है। विधि इतनी ही है कि जब भी कोई घटना प्रत्युत्तर की मांग करती है तो कम से कम थोड़ा शांति से सोचो कि ये इसमें प्रत्युत्तर कैसे देना है और कैसे देना है। थोड़ा शांति से अगर व्यवहार में आओ, पॉजिटिव व्यवहार करो, तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? सुलझेगी। और कभी कभी तो बड़े पहाड़ जैसी बात भी एक राउंड में ही सुलझ जाती है। तब कई लोग आश्चर्य खाते हैं, आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया? लेकिन बस इतनी टेक्निक है, इसीलिए पॉजिटिविटी की आवश्यकता है। क्योंकि नहीं तो वो इन्फ्लुएंस किस प्रकार से हमें हर रीति से प्रभावित करती है, हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करती है, कि जो आत्मा स्वतंत्र है उस स्वतंत्रता को भी खत्म करती है, कि हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। We cannot think, we cannot experience, we cannot express what I want when I want to। जब भी मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, जो एक्सप्रेस करना है वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अधीन हो गए। अधीन हो गए तो अब उसके सामने बोले कैसे, क्या कहेगा वो? तो आपकी स्वतंत्रता गई। और उस कारण से जो आप करना चाहते हैं, बाहरी प्रभावों से मुक्त होना चाहते हैं, वो भी नहीं हो सकते हैं। और आप अपने आंतरिक क्षमता, आपके आंतरिक संसाधन जो है, उसके ऊपर भी आप रिलाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आत्मा के पास अथाह क्षमता है, अथाह शक्ति है, लेकिन उसके ऊपर आप आधारित नहीं हो सकते हैं। और फिर धीरे धीरे और बंधन में बनते जाते हैं। आपकी स्वतंत्रता जब खत्म होती है तो, और परिस्थितियां, व्यक्ति और जो भौतिकता है वो आपको अपने बंधन में ले आती है। हमारी स्वतंत्रता को खत्म करने के, पॉजिटिव विचारों को खत्म करने की जो बातें हैं, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, पोजेशंस, जो भौतिकता है, चीजें हैं, और तीसरा मनुष्य। और वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसको भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। कैसे सर्कमस्टेंसेस हमारी
फ्रीडम को खत्म कर देती है, प्रभावित करती है। मानो बारिश आ गई तो भी दुख, अरे बारिश आ गई, क्या मुसीबत हो गई, कार्य करने के लिए जाना था। मानो हर परिस्थिति आपको खुशी नहीं देती है, हर परिस्थिति में आपको जैसे दुख ही दुख मिल रहा है। आई डिडेंट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन। कई लोग सोचते मेरे को ठीक से एजुकेशन नहीं मिला नहीं, इसलिए आज मुझे ये सब भोगना पड़ता है, इसीलिए ऐसा होता है। अरे दुनिया में कई लोग तो अनपढ़ होते हुए भी करोड़पति हो गए, इतने ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। जरूरी नहीं है, व्यक्ति के भीतर की एक शक्ति और क्षमता बहुत मदद करती है। आई कैन नेवर हैव अ गुड करियर, एजुकेशन नहीं है इसीलिए मेरे पास अभी गुड करियर नहीं होगा, मेरा करियर ऐसा हो गया, बिगड़ गया, ये हो गया, और कंप्लेंट्स, इतनी शिकायतें अपने भाग्य के प्रति, अपने प्रति हम आरंभ कर देते हैं। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है इसीलिए मैं खुश नहीं रह सकता हूं, मेरा ऐसा है वैसा, अपने प्रति शिकायतें। तो परिस्थितियां हमें खुश रहने की स्वतंत्रता नहीं देती है, हमें शांति में रहने की स्वतंत्रता नहीं देती है, उमंग उत्साह में रहने की स्वतंत्रता नहीं देती है। इसी प्रकार जो लगाव है और हमारे विचारों को भी प्रभावित करती है, साथ ही साथ जो भौतिकता है, वो भौतिकता भी हमें हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। जो विचारों की स्वतंत्रता है, मुख्य रूप से पॉजिटिव सोचने की जो स्वतंत्रता है, उसको नष्ट कर देती है। कि डोंट टॉक टू मी टुडे, क्योंकि किसी ने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया है। मानो कि गाड़ी के साथ लगाव है, अब गाड़ी को किसी ने स्क्रैच कर दिया, बस उसका गुस्सा और वो चीज को लेकर के इतना अपसेट रहेंगे, दूसरे पर भी गुस्सा करते रहेंगे। किया है किसी और ने, उसका पता ही नहीं है, और गुस्सा कर रहे हैं किसी और पर, अपनी खुशी खत्म हो गई। कारण क्या? भौतिकता की अधीनता है, इसलिए हमारी विचारों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। सो एंड सो हैज गॉट अ न्यू किचन, दूसरों के घर में तो बहुत अच्छा किचन बना दिया, हमारे घर में ऐसा ही किचन है क्या? जिंदगी भर हमें ऐसे ही करना है क्या? चलाते ही जाना है क्या? ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। और इस कारण से ईर्ष्या, और ईर्ष्या जब अंदर में उत्पन्न होती है तो भी हमारी पॉजिटिव विचारों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। इफ आई कांट फाइंड द राइट कलर शूज, तो ये सूट को ही फेंक दो, ये चीज को ही खत्म कर दो, फ्रस्ट्रेशन आना लगता है, ये चीज मेरे साथ पास नहीं है। देखो दूसरे लोग कैसे कपड़ों के हिसाब से जूते पहन के आते हैं, कपड़ों के हिसाब से ये पहन के आते हैं, कपड़ों के हिसाब से ऐसा अपने आप को तैयार करके आते हैं, और हमारे पास नहीं है। तो पोजेशंस कैसे हमारे विचारों की अधीनता ले आती है। समवन हैज मूव्ड माय बुक्स, आई एम नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट अंटिल आई फाइंड इट। माना किसी ने हमारी कोई चीज थोड़ी सी हिला दी, यहां से यहां कर दी, तो भी हम अपसेट हो जाते हैं। इस कारण नेगेटिव विचार आरंभ हो जाते हैं। और व्यक्ति दूसरे बहुत क्लेवर है, बहुत होशियार है, उनके आइडियाज अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा आपका, नेगेटिव विचार शुरू कर देगा। दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए ऐसा होगा, तो फियर ऑफ रिजेक्शन, डिपेंडेंसी, एंगर, एरोगेंस, ये सब भावनाएं मन के अंदर क्रिएट होती है। तो इस कारण से हमारी नकारात्मकता नष्ट हो जाती। अब अगर पॉजिटिव विचार करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हमारे पास शक्ति है, हमें अपने आप को ये कहना है कि मैं अपनी विचारधारा को बदलने की मालिक हूं, मैं अपनी विचारधारा को बदल सकती हूं। कोई मेरी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है जब तक मैं खुद न दूं। और इस तरह से आप अपनी विचारधारा को परिवर्तन करें। जो आपके परिस्थितियां, लोग, भौतिकता आपको प्रभावित कर रही है, आप सोचो मुझे परिस्थिति पर प्रभाव डालना है अपना, मुझे लोगों पर अपना प्रभाव डालना है, मुझे चीजों पर भी अपना प्रभाव डालना है। और इस तरह से ये साइकिल को चेंज करना है, क्योंकि ये प्रत्युत्तर मांग रहा है। चाहे आप पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, आपके हाथ में है, आपकी स्वतंत्रता है।
इसलिए जब आप उसके अधीन हो जाते हैं तो आपकी विचारधारा नेगेटिव हो जाती है, जब आप मालिक बन जाते हैं तो वो विचारधारा पॉजिटिव हो जाती है। माई स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट अदर्स से एंड डू। हमारी मन की स्थिति अधिकतर दूसरे क्या कहते हैं उसके आधार पर चलती है, लेकिन नहीं, आई क्रिएट माई ओन स्टेट ऑफ माइंड। मैं अपनी मनोस्थिति को खुद क्रिएट कर सकती हूं अपने विचारों के आधार पर। ये दृढ़ता अपने अंदर लाना है, ये एक आत्मविश्वास अपने अंदर जगाना है। अदर पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, नहीं, जब ये मांगने की एक वृत्ति आ जाती है कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करे तो आप अधीन हो जाएंगे उसके। लेकिन आई विल गिव रिस्पेक्ट, मैं उसको रिस्पेक्ट दूं तो वो अपने आप ही देंगे ही। इसलिए ये विधि को समझ लो। अधीनता जहां आई वहां आप नीचे हो जाएंगे, दूसरे आपके ऊपर हो जाएंगे। इसलिए आप ऊपर रहो और दूसरे अपने आप नीचे हो जाएंगे। इस तरह से आप अपना प्रभाव डालिए। आई नीड टू बी लव्ड, नहीं, मैं दूसरों को प्यार से बात करूं, प्यार से चलाऊं तो वो अपने आप मुझे प्यार करेंगे। जो हम देंगे वही मिलेगा। पता नहीं लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं, मैं दूसरों के अंदर आत्मविश्वास को जागृत करूं, वो अपने आप मेरे पर विश्वास करने लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने परसेप्शन को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले अपने जीवन के प्रति, क्योंकि दृष्टिकोण को जैसे बदलेंगे तो विचारधारा बदलने लगेंगी। दृष्टिकोण, जैसा आप देखते हैं, देखने के दो तरीके होते हैं, जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपके विचारधारा चलेगी। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपकी विचारधारा सही होगी, अगर आपका दृष्टिकोण ही गलत है तो विचारधारा भी गलत होगी। और इसलिए ये चेंज करना है। यू गेट व्हाट यू गिव, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। पॉजिटिव विचार पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस क्रिएट करेगा, नेगेटिव विचार नेगेटिव रिस्पॉन्सेस क्रिएट करेगा। और इस तरह राय का पहाड़ या पहाड़ की राय स्वतः बन जाएगी। अब मुझे चेंज करना है दृष्टिकोण को, तो कैसे चेंज करेंगे? थोड़े समय के लिए भी आप स्वयं को अलग करो, परिस्थिति से अलग करो, व्यक्तियों से अलग करो। जैसे मान लो कि हम ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी के साथ हमारा बहुत लगाव हो गया, कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं हम, और हमको दरवाजे तक जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर कुर्सी को साथ उठा उठा करके जाएंगे कैसे दिखेंगे हम? लोग हंसेंगे ना। लेकिन सहज बात यह है, उठ जाओ, कुर्सी से अलग हो जाओ। अगर ले भी जाना है कुर्सी तो लेकर के चले जाओ, उसमें लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं। इसलिए स्टैंड बैक, थोड़ा आप अपने आप को अलग करो, उस परिस्थिति से अलग करो, व्यक्तियों से अलग करो और सोचो, ऑब्जर्व, देखो, संपूर्ण रूप से उसको देखो और देखने के बाद अपने विचारों को एक डायरेक्शन दो। पॉजिटिव डायरेक्शन देना भी आपके हाथ में है। और अलग होकर के देखेंगे तो आप अपने विचारों को डायरेक्शन, दिशा दे सकेंगे। अगर लगाव में आकर के देखेंगे तो आप अधीनता में आ जाएंगे। इसीलिए अलग हो जाओ और देखो, तो आप न्याय कर सकेंगे, जस्टिफाई कर सकेंगे। और फिर याद रखो कि आप अपने विचारों को क्रिएट करने वाले मास्टर्स हो, आप मालिक हो अपने मन के। जैसे आप अपने मन को चलाना चाहोगे वैसे आप चला सकोगे। तो इस तरह से आप मालिक बनकर के अपने विचारों को चलाओ। उसके लिए क्या करना है? टू डेवलप पॉजिटिव थॉट्स। प्रॉब्लम से भी आप अपने आप को अलग कैसे करेंगे? अलग करो, लेकिन कैसे करो? तो ये याद रखो कि कोई भी प्रॉब्लम सदाकाल नहीं चलती है। आई है, समस्या आई है और चली जाएगी, सदाकाल तो रहने वाली नहीं है। इसलिए वो समस्या का स्वरूप बनने के बजाय थोड़ा दूर होकर के अच्छी तरह से समस्या को देखो और फिर उसके ऊपर सोचो। टुमारो होल्ड्स अ सॉल्यूशन। कल एक नया सवेरा है जिसमें समाधान समाया हुआ है। तो
तो वो समाधान का स्वरूप होकर के उस समस्या को देखो आप, तो समस्या से अलग हो जाएंगे। स्टैंडिंग बैक क्लियर्स माई माइंड, मेरे मन के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे और हम फोकस कर सकेंगे अपनी एनर्जी को और अच्छी तरह से उसका देख सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। डिसआइडेंटिफाई द फ्रॉम द पोजिशंस, जो चीज है भौतिकता है उससे भी, उसके लगाव से भी स्वयं को अलग करो कि माई पर्सनैलिटी इज नॉट इन द पेयर ऑफ शूज। जूते की जो हम कंप्लेन करें कि मेरे जूते मेरे सूट के हिसाब से नहीं है, तो मेरी पर्सनैलिटी जूते में नहीं है। मेरा व्यक्तित्व जो है, चाहे हम कैसे भी कपड़े पहनेंगे तो भी अगर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, वैल्यूज है, तो उसकी पर्सनालिटी वैसे ही दिखाई देती है। जूतों और कपड़ों से मेरी पर्सनालिटी नहीं बननी है, मेरी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत यूनिक है, उसको आप देखो। सी समथिंग पॉजिटिव इन एवरीवन, और हर इंसान में भी देखो तो उसकी पॉजिटिविटी को देखो कि इसमें भी ये कला है, इसमें भी ये गुण है, इसमें भी अच्छाई है। जब अच्छाइयों को देखना आरंभ करेंगे तब आप उसका रिस्पेक्ट कर सकेंगे, तब आप उसको प्यार कर सकेंगे, तब आपका उसके प्रति भाव उत्पन्न होगा। लेकिन जब आप कमजोरियों को देखेंगे तो आप अधीन हो गए अपनी कमजोरी के, और इसलिए आप डिपेंडेंसी में आ गए। तो इस तरह से आप अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं, और जब विचारों को चेंज करते हैं तो ये स्टेटमेंट हम अपने आप को अवश्य दें, आई एम वंडरफुल, हम बहुत अच्छे हैं। भगवान ने हर इंसान को जो संसार में बनाया है ना, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। इवन भगवान के पास भी वो शक्ति नहीं है कि मेरे जैसा दूसरा पैदा करके तो दिखाए, नहीं है उसके पास भी ताकत। वो पैदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, इतना हम यूनिक पर्सन है। इसीलिए दूसरों को देख करके दूसरों की जेरोक्स कॉपी बनने की कोशिश नहीं करो। उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं, नहीं, आप अपने आप में बहुत अच्छे हो। आप दूसरों की जेरोक्स कॉपी बनना क्यों चाहते हो? ना आप वो बन सकते हैं, ना आप जो है वो बन सकते हैं, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। इसलिए आप ये मान के चलो कि ईश्वर ने आपको एक मास्टरपीस बनाया है, और आपके जैसा मास्टरपीस वो दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता इस संसार के। आप एक ही, इसलिए आप बहुत वंडरफुल हो। जो है जैसा है बहुत वंडरफुल है, आपके जैसा दूसरा इस संसार में है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए दूसरा, एवरीवन हैज समथिंग गुड इन देम। हर एक व्यक्ति भी यूनिक है। जैसे मैं यूनिक हूं, मैं वंडरफुल, ऐसे हर एक व्यक्ति भी यूनिक और वंडरफुल है। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई है। उसमें जो अच्छाई है मेरे में नहीं है, मेरे में जो अच्छाई है वो उसमें नहीं है। तो हर एक के अंदर जो अच्छाई है उसको देखने का प्रयत्न करो, तो आपको स्वतः ही उसके प्रति सम्मान उत्पन्न होगा कि वाह, उसके अंदर ये चीज कितनी अच्छी है, वाह उसके अंदर ये चीज कितनी अच्छी है, वाह उसके अंदर ये चीज कितनी अच्छी है, और उसकी विशेषता का भी आप लाभ ले सकेंगे। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उसके अंदर यही आत्मविश्वास जगाओ, वाह तेरे अंदर जो ये चीज है ना दूसरे किसी में नहीं है। फिर देखो वो कैसे आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। दूसरों को भी कहेगा ये एक ही व्यक्ति है जिसने मेरे को अच्छी तरह समझा है, दूसरा कोई जानता ही नहीं है। तो इस तरह से वो आपके साथी हो जाएंगे और आप उसका भी लाभ लेना चालू कर सकते हैं। आप अपने जीवन में उसका भी सहयोग ले सकेंगे। इसलिए हर एक में अच्छाई देखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा जोक याद आता है कि घर में भी कभी कभी हम एक दूसरे को भी अच्छाई देख करके उसकी अच्छाई का वर्णन करें। एक बार एक पति घर में आता है तो उसकी वाइफ जो है टीवी देख रही है और पॉपकॉर्न खा रही है। सारा घर ऐसा पड़ा है, गंदा पड़ा है। तो पति ने देखा और उसकी वाइफ को पूछा क्या हुआ? वाइफ ने कहा कुछ नहीं हुआ। पति ने सोचा पता नहीं क्या हुआ, घर ऐसा ही फैला है। किचन में गए
तो रात के बर्तन भी वैसे के वैसे पड़े हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बाहर आके फिर पूछा पत्नी को क्या हुआ, कहा कुछ नहीं हुआ। रूम में गए तो रात का बिस्तर भी वैसा का वैसा ही पड़ा है, बिस्तर भी समेटा नहीं है। बाहर आकर के फिर पूछा भाई क्या हुआ, कहा कुछ नहीं हुआ। रोज आप ऑफिस से आने के बाद एक ही तो बात कहते हैं, तुम करते क्या हो घर में? आज मैंने कुछ नहीं किया, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या करती हूं घर में, है ना। तो इसलिए दूसरा जो कुछ करता है शायद आपको दिखाई न दे, लेकिन उसको भी अप्रिशिएट तो करो। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इसीलिए हर एक के अंदर जो अच्छाई है उसको स्वीकार करो, उसको अप्रिशिएट करो, तो उसको भी अच्छा लगे, समझा। तो इसलिए कहा ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, आपके गृहस्थ जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत अच्छी एक युक्ति है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा है। उस सवेरे को देखो तो अंधेरा आपको दिखाई नहीं देगा, वो डार्क क्लाउड आपको दिखाई नहीं देगा। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट इज बेनिफिशियल। जो कुछ भी हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। इसलिए गीता के ये महावाक्य के सार को आप याद रखो तो सब अच्छा ते अच्छा होगा, और जीवन में अच्छे ते अच्छा। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये गीता के महावाक्य हमें बहुत मदद करते हैं, और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी, उन्नति के लिए भी बहुत ये करते हैं। टेंशन हमारा सारा समाप्त कर देते कि पीछे में भी जो कुछ हुआ है, अगर कुछ रॉन्ग भी हुआ है, उसमें भी हम कुछ लेसन सीख ले और जीवन में आगे बढ़े तो बहुत अच्छा ही होगा। उसमें से भी कुछ लेसन सीखते जाए अवश्य। इसीलिए कहा कि हर चीज में अच्छाई को देखो, और व्यक्ति में अच्छाई को देखो, और खुद में भी अच्छाई को देखो। क्या आप वंडरफुल है, आपके जैसा कोई नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये बहुत सुंदर बात है। और आगे पॉजिटिव एफर्मेशंस हम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। You can do everything but not at all at once. हर चीज एक साथ नहीं कर सकते। प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी के हिसाब से उसको फिक्स करो तो आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? You can do everything if it's important enough for you to do. आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको करना जरूरी है? अरे दूसरे को भी चांस दो, दूसरों को भी अवसर दो। अगर वो चीज उसके करने जैसी है तो उसको करने दो। आप कहां तक पहुंचेंगे, कहां तक दौड़ते रहेंगे? और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, नेगेटिव विचार आते हैं, है ना, कि मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना। नहीं, आपको जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वही आप करो। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू मे नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। आपसे कोई अच्छी तरह से और भी कर सकते, तो वो चीज उसको दो। जो कम कर सकते हैं उसको वो चीज दो। आप जो कर सकते वही आप करो। यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी लिमिटेशंस। आपके अंदर कुछ कमजोरियां होगी, तो पहले उस कमजोरी को निकालो, उसको खत्म करो, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग बट यूल नीड टू यूल नीड सम हेल्प। आपको दूसरों के मदद की आवश्यकता होगी, इसलिए जहां मदद की आवश्यकता है वहां मदद लो आप दूसरों की। तो इसीलिए ये विचार पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है, लेकिन शब्द अगर याद नहीं रखा तो अभिमान में चले जाएंगे, वो भी नेगेटिव थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसीलिए हर बात में लेकिन को जरूर याद करके फिर आप उस चीज को सोचेंगे तो पॉजिटिव विचार होगा, दूसरों को अवसर दे सकेंगे और आप भी अपनी रीति से बहुत अच्छा कर सकेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप तीनों में फायदा होता है, तीनों में लाभ होता है। एक ग्लास को आप कैसे भी देखो, आधा भरा हुआ देखो, आधा खाली देखो, जो भी रूप में देखो आपके ऊपर है, लेकिन ये तीनों में अगर फायदा करना चाहते हैं
तो पॉजिटिव विधि से आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। ये एग्जाम्पल तो आप सबको मालूम है ही है कि आधा भरा हुआ देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और आधा खाली देखा तो पक्का है आपको? पक्का? एक सवाल पूछती हूं। एक व्यक्ति ने आधा भरा हुआ देखा। आधा भरा हुआ देखने के बाद उसके मन में आया खाली कर दूं, तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव व्यक्ति था ना, क्या वो इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है? जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो इंस्टेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? और एक व्यक्ति ने आधा खाली देखा और उसके अंदर भरने का विचार आया, तो क्या कहेंगे आप? बदल गया। इसीलिए यह स्टेटमेंट खाली आपको पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा नहीं है, आपने रटा है ना? रटो नहीं जीवन में कोई भी चीज कि किसी ने आपको सुना दिया कि आधा खाली देखने वाला नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव बोल दो, आधा भरा हुआ देखने के बाद वो पॉजिटिव है यही बोल दो। नहीं, इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। अगर इंटेंशन का पता नहीं है तब तक आप स्टेटमेंट नहीं दो, फंस जाएंगे। आधा खाली देखने वाला उसके अंदर भरने का विचार आया तो भी वो पॉजिटिव नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन आपको पढ़ाया नहीं गया है। आधा खाली देखने के बाद भी अगर भरने का विचार आया तो वो पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो उसको करेक्शन दे करके देखो कि आधा खाली है इसलिए नहीं भरो, आधा भरा हुआ है बाकी का भले भर दो। फिर देखो उसका रिएक्शन कैसा है। अगर वो गुस्से में आ जाता है ना तो समझो ये क्यों भर रहा था, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भर रहा था, इसीलिए वो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है। इसलिए आधा खाली देखने के बाद भी वो नेगेटिव ही है। इसलिए इंटेंशन बहुत जरूरी है कि इंटेंशन कैसा है व्यक्ति का, उससे फायदा होता है, न कि खाली एक स्टेटमेंट पढ़ा दिया गया आपको और उसको रट लिया और हमने जो भी आया कह दिया। नहीं, अगर सचमुच पॉजिटिव है आप करेक्शन देंगे ना तो वो क्या कहेगा? हाँ सही बात है, थैंक्स आपको कि आपने मेरे को करेक्ट किया, वो समझ लो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर रिएक्शन में आ जाता है तो वो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव है। वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भर रहा था, वो दूसरों के अच्छाई के लिए नहीं भर रहा था। इसलिए ये देखना जरूरी है कैसे ये बेनिफिट करता है हमारे माइंड, बॉडी एंड रिलेशनशिप्स को, वो देखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का बेनिफिट सबसे बड़ा हमारे माइंड के ऊपर जो होता है कि हमारी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। जितना पॉजिटिव सोचते हैं आप उतनी आपकी रचनात्मकता बढ़ती जाएगी। नेगेटिव सोचने से आपकी रचनात्मकता कम हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपके माइंड को होगा, इट गिव्स इंसाइट एंड अवेयरनेस इनटू योरसेल्फ। आपके भीतर देखने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपके भीतर की क्षमता को भी बाहर लाने के लिए एक अवसर देगा आपको पॉजिटिव विचार। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आपके मन के अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। लीड्स टू इकोनॉमी और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपके विचारों की शक्ति को वेस्ट नहीं करेगा, उसमें इकोनॉमी करेगा और क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, क्लैरिटी ज्यादा होगी, कंफ्यूजन कम होगी। इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू यू योर ट्रू बीइंग, आप अपनी वास्तविकता के समीप जाते हो, आप अपने आप से दूर नहीं जाते, आप अपनी वास्तविकता के नजदीक आते। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द नेगेटिव थॉट्स ऑफ अदर्स, और दूसरे भी जो आपके प्रति नेगेटिव विचार कर रहे होते हैं उससे भी आपको सुरक्षित रखता है, क्योंकि पॉजिटिव विचार करने से आपके आसपास एक ओरा क्रिएट होता है और यह ओरा के अंदर आप सुरक्षित रहते हैं। तो दूसरों के नेगेटिव विचार भी आपको प्रभावित नहीं करेंगे, आप उसमें सुरक्षित रहेंगे। इट फॉस्टर्स इंडिपेंडेंस, आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाएगा
और लीड्स टू कामनेस ऑफ माइंड। जितने पॉजिटिव विचार होंगे उतने मन रिलैक्स स्टेज का अनुभव करेगा, मन के अंदर स्ट्रेस कम होगा, मन के अंदर भय की स्थिति कम होगी। ये सब बातों से आपको मुक्त करके आपके भीतर की जो कामनेस है, जो शांति है, उसको बढ़ाएगा। दूसरा फायदा आपकी बॉडी के ऊपर जो होगा, मेक्स बॉडी रिस्पॉन्ड बेटर, क्योंकि मन का प्रभाव ही शरीर के ऊपर है। डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं कि 70% जो बीमारियां हैं उसका मूल कारण है मन। सोचने से कई बीमारियां तो अपनी सोच के कारण ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए मेक्स बॉडी रिस्पॉन्ड बेटर, कीप्स फिजिकली मोर रिलैक्स्ड, आपके हार्मोन्स को ठीक रखता है और इसीलिए आपके बॉडी को रिलैक्स रखता है। मेक्स यू फील मोर एक्टिव, आप सुस्त नहीं हो जाएंगे, आप जैसे बोझ से लदे हुए नहीं लगेंगे आपको, लेकिन आप एक्टिव रह सकेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आपका हेल्थ भी, जनरल हेल्थ भी बेटर कंडीशन में होगा। तो बॉडी के लिए भी बहुत बड़ा फायदा करेगा पॉजिटिव थिंकिंग, और साथ ही साथ आपके संबंधों में, दूसरों के साथ के संबंधों में भी आपको इजी करेगा। दूसरे आपको बहुत सरल समझने लगेंगे, आपके साथ सरलता से व्यवहार में आ सकेंगे। एनहेंसेस योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट अदर्स विद अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के बीच में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएंगी और बिना अपेक्षा के आपके व्यवहार कुशलता आएंगी। जो व्यवहार कुशलता की बात श्रीमद् भगवद गीता में कही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएंगी। पॉजिटिव थॉट्स इन्फ्लुएंसेस अदर्स, शेयरिंग योर हैप्पीनेस, जितने आप पॉजिटिव होंगे तो दूसरे भी आपसे एक्सेस करने में सहज फील करेंगे कि ये व्यक्ति नेगेटिव या माइंड नहीं करेगा, बुरा नहीं माने, हम उसके पास जाते तो सहज ही आपके साथ में दूसरे को भी खुशी शेयर करने का एक मौका देता है। ब्रिंग्स यू इन ट्यून विद अदर्स, दूसरों के साथ की आपकी ट्यूनिंग जो है, मेंटल ट्यूनिंग को भी बहुत अच्छी बना देता है। अट्रैक्ट्स अदर्स एज यू आर मोर पीसफुल, और आप शांत स्वभाव के होंगे तो इसलिए दूसरे को भी लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति के पास जाना, उसके साथ बैठना, बात करना अच्छा लगता है। और ब्रिंग्स पीपल क्लोजर टू यू, लोगों को आपके समीप ले आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग हमें जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। हर क्षेत्र में हमारे सब जगह पर पॉजिटिव थिंकिंग, और जैसे मैंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग करने की विधि, परिस्थिति, व्यक्ति या चीजों से स्वयं को अलग करो, संपूर्ण रूप से उसको देखो, स्टडी करो, और फिर आपके चॉइस आपके हाथ में है, नेगेटिव सोचना या पॉजिटिव सोचना, और उस तरह से प्रत्युत्तर देना का आपका हाथ में। तो आपका टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट भी नहीं होगा और आपको हर रीति से कुशल बना देगा। राय का पहाड़ या पहाड़ का राय आपके हाथ में है। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग करने का जीवन में सबसे बड़ा फायदा। इसके साथ ही यहाँ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।